हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एक शॉर्ट मैराथन है जिसमें ऑल अबाउट हम इनकम टैक्स को जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, यानी कि इनकम टैक्स को वो क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट को पे करते हैं हम, जो कि हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विस। किसके लिए? पब्लिक सर्विस के लिए। यानी कि हम तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या है, अदर चीज़ों में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट। तो वो पैसा जो है टैक्स के बहाने लेके हमसे और अदर एक्टिविटी जो है वो करती रहती है, सच एज रोड और स्कूल जो होते हैं, ठीक है ना, ये बनवा दिए गवर्नमेंट ने, तो वो पैसा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए न्यू टैक्स ऑन द रिटेल सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स। जैसे कुछ गुड्स पे रिटेल नया टैक्स लगाया गया है एंड सर्विसेज पे, ठीक है ना। ए रिटेल सेल टैक्स इज लेविड ऑन द परचेज ऑन अ कमोडिटी। जो हम कमोडिटी परचेज करते हैं उस पे लगाया जाता है, ठीक है ना, और कमोडिटी के हिसाब से लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, टैक्स इज एन ऑब्लिगेटरी कंट्रीब्यूशन, जो कि फाइनेंशियल चार्ज होता है एक तरीके से, यानी कि फाइनेंशियल तरीके से चार्ज होता है ये फ्रॉम द पर्सन इंडिविजुअल। अब किस किस लोगों पे चार्ज किया जाता है? जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल उसमें, जैसे कि अब पर्सन किस किस को बोलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, और अदर भी हो सकता है, ठीक है ना। टू द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंस इंकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट सोसाइटी, ठीक है, जो लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं, तो टैक्स इज imposition financial charge which levied upon a taxpayer by government, taxpayer by government authority for benefit of people in country। यानी कि टैक्स के बहाने जो पैसा चलाया जाता है वो किस में लगाया जाता है? बेनिफिट पीपुल इन कंट्री, यानी कि हमारे ही बेनिफिट के लिए अदर वे में जो वो एक तरीके से खर्चा कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिक ऑफ टैक्स की बात करें हम, तो टैक्स प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब देखो, टैक्स का जो पैसा होता है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है, जैसे कि रोड्स स्कूल्स जो बनवा दिए जाते थे, ठीक है। एनी कंट्री टैक्सेशन इज ए सिस्टम थ्रू विच गवर्नमेंट राइज और कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक्स। अब पब्लिक से, जैसे कि हम लोगों से तो कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूज किस में करती है? ये रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये यूज किया जाता है, जो टैक्स कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, इन वेरियस फॉर्म लाइक। अब जैसे कि किस किस चीज़ में यूज किया जा सकता है, जैसे कि पेइंग सैलरी, गवर्नमेंट पेइंग सैलरी ऑफ सोल्जर, सोल्जर को जो सिपाहियों को जो सैलरी पे की जाती है उसमें यूज किया जा सकता है इसका, इनकम टैक्स का। एंड पुलिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो बांध बनाए जाते हैं और रोड बनाए जाते हैं। टू ऑपरेट स्कूल, स्कूल को ऑपरेट करने के लिए है, हॉस्पिटल्स को लिए, इस इन जगहों में जो इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो टैक्स का पैसा होता है, ठीक है ना। तो बेसिक टैक्सेशन का मतलब यही होता है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म टैक्स। अब टैक्स से क्या समझते हैं, ठीक है ना, इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे टैक्स की, तो देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर इनकम, ये हमारी इनकम का पार्ट होता है, विच द गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम अस एंड प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटी। यानी गवर्नमेंट तो कलेक्ट कर लेती है टैक्स को, उसके बदले में हमें क्या देती है? सेवरल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है, जैसे कि वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्कूल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो टैक्स कलेक्ट करने के बदले हमें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बना दिए जाते हैं, एंड डैम्स एंड सो, ठीक है। टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट यानी कि जो इस टैक्स के दायरे में आता है उसको, उन सभी लोगों को ये कंपलसरी होता है पे करने के लिए, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन लेविड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन इंडिविजुअल और कंपनी, जिसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है एक, ये कंपनी भी होती है, जो कि मीट करेगी एक्सपेंडिचर विच रिक्वायर्ड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक की, जो कि हम इसको बोलते हैं विशेषताएं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
विशेषता है, ठीक है ना। इट इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, यानी क्या है, ये कंपल्सरी है, यानी कि हर किसी बंदे को देना होगा जो इसके दायरे में आएगा। अब जैसे कि क्या क्या चाहिए, इट इज ए कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ये कंट्रीब्यूशन होता है बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए, यानी कि जब हम टैक्स चोरी नहीं करेंगे यानी टैक्स देंगे सभी लोग, तो उससे क्या है, बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेनिफिट स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी, ठीक है ना। इट इज़ ए पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें देना होगा, ठीक है ना। ए टैक्स इज पेड आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मतलब जैसे कि जो बंदा टैक्स देने वाला, लाइक हम टैक्स देने वाले हैं, तो हमें जो हमारी टोटल इनकम पे जो है वो टैक्स देना होता है, ठीक है ना। ए टैक्स रिक्वायर्ड लीगल सेक्शन, यानी कि लीगली तरीके से जो है वो जरूरत है इसको देने की। टैक्सेशन के स्ट्रक्चर की बात करें हम अगर इंडियन के परस्पेक्टिव से, तो दो तरीके से टैक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। टैक्स की डायरेक्शन कितने दो तरीके होती है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज अ टैक्स विच इज पेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक टू गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स होता है। द टैक्स whom burden directly fall on the taxpayer और पेड डायरेक्टली बाय अ टैक्स पेयर टू रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, यानी कि जिसको भी टैक्स देना होता है वो डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए हमें टैक्स देना है तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दें, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर, यानी कि इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता अदर बंदे पे, ठीक है ना, जैसे कि इनकम टैक्स होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इट इज ए टैक्स विच इज पेड इनडायरेक्टली बाई पीपुल टू द गवर्नमेंट, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे कि बर्डन टैक्स ऑफ इनडायरेक्टली फॉल ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर आज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कंज्यूमर जो होता है, यानी कि जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि जो लास्ट में कंज्यूम कर रहा है, गुड्स को यूज कर रहा है, वो जो है वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि उससे इनडायरेक्ट क्या है, वो टैक्स नहीं दे रहा, जो बंदा परचेज कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अब इनडायरेक्ट में कौन कौन सा आता है, जैसे कि सर्विस टैक्स आता है, देयर आर द टैक्स दैट कैन नॉट बी सीन द अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अब, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ से कर लेते हैं एक बार, जैसे कि जनरली डायरेक्ट टैक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप, किन किन स्टेप में जो है वो ये डिवाइड किया गया है, जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 तरीके के से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब क्या कौन सा होता है, पहला कौन सा, इनकम टैक्स एज द नेम ऑफ सगेस्ट सेल्फ, इट इज अ टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द सोशल, जो टैक्स पेयर होता है ना उसकी टोटल इनकम पे लगाया जाता है, एक तो ये होता है। दूसरे की बात करें हम यहाँ पे, तो वेल्थ टैक्स इज ए चार्ज ऑन द नेट वेल्थ, जो कि नेट वेल्थ पे लगाया जाता है हमारी, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, जो हम गुड्स की मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्शन करते हैं उस पर लगाया जाता है सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी विच इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आती है, ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम, जो इंडिया से बाहर गुड्स जा रही हैं उस पर भी लगाया जाता है। सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन टैक्सेबल सर्विस, जनरली सर्विस प्रोवाइडर पे टैक्स एंड रिकवर फ्रॉम द कंज्यूमर फॉर द फ्रॉम द रिसिपेंट ऑफ टैक्स सर्विस, ठीक है ना। उसके बाद है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट इज टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स पे जो लगाया जाता है विद इन टैक्स स्टेट ओनली, ये वेट किस पे लगाया जाता है, विद इन स्टेट, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही लगाया जाता है। इट इज ए मल्टी स्टेट टैक्स होता है, जिसके इट इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब ये कौन कौन पे करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर पे करता है इसको, होलसेलर भी करता है और रिटेलर भी करता है, फाइनल एंड फाइनली जो लास्ट में इट इज द ट्रांसफर ऑन द कंज्यूमर, जो कि लास्ट में क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है।
उसके बाद बात करें तो डिफरेंस कर लेते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, दो तरीके का होता है टैक्स, एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट की कैटेगरी में कौन सा आएगा, जैसे कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना, और सेल्स टैक्स जो होता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया और सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जब कैपिटल गेन टैक्स हो गया इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट की कैटेगरी में। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, परक्यूजिट्स टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि सर्व एक तरीके से ये जो वो कंज्यूमर से डायरेक्टली यानी जाता तो कंज्यूमर की जेब से, बट डायरेक्टली उसको नहीं देना पड़ रहा, तो ये इनडायरेक्ट वे में जो वो जाता है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी की बात करें हम, और ऑक्ट्रॉय ऑन गुड्स की बात करते हैं हम, एक्साइज ड्यूटी होती है, और वैट जो होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बेसिक टर्म की बात करें हम टैक्सेशन में, तो जैसे कि एसएससी किसको बोलते हैं, इन अ सिंपल वे एसएससी का मतलब होता है जो पर्सन जो कि टैक्स देता है, अपनी मनी पे टैक्स देने के लिए पेबल होता है, उसको बोलते हैं हम एसएससी। एसएससी का मतलब जैसे कि हमें अगर मान लीजिए हमारी इनकम इतनी हो रही है, या हम टैक्स पे करने के दायरे में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को, हम हैं जो एसएससी हो गए। ठीक है ना, एसएससी का मतलब होता है जो कि टैक्स पे करने की दायरे में आ रहा है। ठीक है ना, सो एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो बंदा भी टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उनको हम क्या बोलेंगे, एसएससी बोल देंगे। तो एसएससी का मतलब क्या हो गया, जो टैक्स पे करने वाला बंदा है। अच्छा, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर जैसे 12 मंथ का तो होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होके और 31 मार्च में एंड होता है। ठीक है ना, असेसमेंट ईयर की बात करें हम, तो जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो चलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2021। प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा, 2021 हो गया। ठीक है ना, यानी कि जो 2021 में हमने जो कमाया होगा उसका टैक्स हमें कहाँ देना होगा, 21-22 में। तो 21-22 यानी कि मान लीजिए पिछले साल, मान लीजिए अगर हमने इस साल टैक्स कमा, यानी 1 अप्रैल 1/4/2021 से लेके और 31/3/2022 तक जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स हम कब देंगे, 2022-23 में। ठीक है ना, तो ये तो हो गई हमारी प्रीवियस ईयर, अगर इस बेस से चले। और ये हो गई हमारी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल हम टैक्स पे करने वाले हैं। अब इनकम की बात करें, हमारी इनकम क्या क्या होती है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ इनकम इंक्लूड प्रॉफिट एंड गेन, जो हमारा प्रॉफिट होता है या गेन हो सकता है फ्रॉम द बिजनेस से हो सकती है, एनी विनिंग, कोई हम जीत हो सकती है, फ्रॉम द लॉटरी, लॉटरी विनिंग हो गई, या क्रॉस पजल से रेस में हमने कोई चीज़ जीती, या अदर इनकम जो हो सकती है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द डिविडेंड से इनकम हो सकती है हमारी, कैपिटल गेन से हो सकती है, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट्स, मान लीजिए हमने कोई मशीनरी सेल की, उस पर हमने इनकम अर्न की, एनी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाई ये ट्रस्ट, ट्रस्ट से हमने मान लीजिए कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, या साइंटिफिक रिसर्च से जो हमने कंट्रीब्यूशन प्राप्त किया, तो वो सब क्या हो जाएगा, हमारी इनकम के अंडर आ जाएगा। अब जैसे कि पर्सन कौन कौन हो सकता है वो कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन इज इंक्लूसिव मैनर इट इंक्लूड, अब कौन कौन हो सकता है पर्सन की कैटेगरी में, जैसे कि एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कि मिस्टर कुशवाहा। ठीक है ना, अच्छा, एचयूएफ की जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, ये पर्सन की कैटेगरी में जो आ सकते हैं। कोई कंपनी हो सकती है जैसे कि XYZ लिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एंड एसोसिएट हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि AOP हो सकती है, या कोई बॉडी इंडिविजुअल हो सकती है। अब ग्रॉस टोटल की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रॉस टोटल यानी कि किसको बोलते हैं, ग्रॉस टोटल जो होती है वो 5 हेड का टोटल होती है। ठीक है ना, एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का टोटल, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल, कैपिटल गेन का टोटल, और बिजनेस की इनकम जो होगी वो हमारी, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तो हो गया, और अदर सोर्स, यानी कि 5 ऐड का टोटल जब हम कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम GTI, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि 5 ऐड का टोटल होती है। ठीक है ना, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में से हम लेस क्या कर, GTI में से हम लेस कर देंगे 80 से लेके 80U तक की, यानी कि 80C से लेके 80U तक की जो भी डिडक्शन होती है उनको जो लेस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे 5 हेड का टोटल क्या आ गया,
5 हेड का टोटल जो है मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है ना, 10 लाख हो गया। अब तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे GTI। और जब हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम के लिए 5 हेड का टोटल कितना था, 5 हेड का टोटल था जैसे कि 10 लाख, ठीक है ना। इसमें से जो भी 80C से 80U तक की जो डिडक्शन होगी, जैसे कि इसमें से माइनस कर देंगे हम डिडक्शन, डिडक्शन को इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 लाख की डिडक्शन थी, ठीक है ना। जब 2 लाख की डिडक्शन माइनस कर देंगे तो ये 8 लाख जो है वो निकल के आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल इनकम जो है इसको बोल देंगे, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स की स्लैब रेट है जो कि एज लेस देन 60 ईयर, 60 साल से कम के लिए स्लैब रेट जो है, ठीक है ना। ओल्ड यहाँ पे दे रखी है, हम केवल यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब करने वाले हैं। 2.5 लाख तक जो टैक्स निल है, और 2.5 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो जैसे कि 2.5 से लेके 5 लाख तक पे 5% है, और 5 से 7.5 पे 10%, और 7.5 से 10 लाख पे 15% है, और 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, और ऐसे करके 12,50 से 15 तक 25%, और अब 15 लाख जो है वो 30% दे रखा है, ठीक है। और शेयर अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करें तो ये 4% लगाया जाएगा। और रिबेट जो है वो 87A जो दी जाएगी, ठीक है, वो इस पे दी जाएगी। नो टैक्स विल बी पेबल ऑन टोटल इनकम अप टू 5 लाख इन बोथ रिजीम, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा जो वो नहीं होनी चाहिए उसकी इनकम, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमने की लेस देन 60 ईयर, और यहाँ पे है 60 ईयर और 60 से मोर, बट लेस देन 80 होना चाहिए। तो इसमें न्यू टैक्स स्लैब क्या है, जैसे कि 2.5 लाख तक तो वहाँ पे भी नहीं था, 2.5 से 5 तक 5% तक, 5 से 7.5 पे 10% है, 7.5 से 10 पे 15%, और 10 से 12.5 पे जो 20%, और 12.5 से 15 पे 25, और यहाँ पे 30, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए टैक्स स्लैब की, तो 2.5 लाख पे यहाँ पे भी नहीं ले, 2.5 से 5 पे 5%, और फिर 10 और 15 20 25 और 30, यानी कि यहाँ पे भी सेम चल रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो उसके लिए टैक्स स्लैब क्या होगा, ठीक है ना। तो 2.5 लाख पे यहाँ पे भी नहीं है, और 2.5 से 5 पे 5%, 10 15 20 25 सेम, ऐसे ही जो है वो टैक्स स्लैब है, ठीक है ना, सेम। अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब HUF के लिए, HUF के लिए क्या होगी, तो यहाँ पे भी 2.5 लाख पे निल है, और 2.5 से 5 है 5 10 15 20 25, यानी कि सेम टैक्स स्लैब यहाँ पे भी जो है वो दे रखी है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं AOP की, एसोसिएशन ऑफ फर्म, और BOI की बात करते हैं, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होता है, इसके बारे में अगर बात करें, जैसे कि अब देखो कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे कि 2.5 लाख तक तो नील है, तो यहाँ पे नील हो गया, ठीक है ना। 2.5 से जितना भी ओवर होगा अमाउंट, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 2.5 लाख से जितना भी ओवर अमाउंट होगा, जैसे कि 10,000 बचा, तो 10,000 को यहाँ लिख देंगे, और 10,000 में 5% लगा देंगे, ठीक है ना। 5% लगा देंगे तो जैसे कि 500 रुपये हो गया, ठीक है ना, टैक्स। अब अगर इस कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा, अब जैसे कि मान लीजिए 5 लाख से भी अब ओवर थी इनकम, तो यहाँ पे तो 2.5 आएगा, 2.5 2.5 तक यहाँ पे तो नहीं हो गया, तो अगर जैसे कि मान लो 10 लाख था, 10 लाख थी टोटल इनकम, ठीक है ना, 10 लाख थी, 10 लाख में अगर 2.5 लाख तक तो नहीं हो गया, तो 2.5 तो ऊपर ही माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 7.5, 7.5 बचेगा, तो 7.5 से अब 2.5 से साढ़े 2.5 से 5 तक का इस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, जिसपे 5% लग जाएगा, ठीक है ना। बचा हुआ अमाउंट इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ऐसे करके अच्छा, तो 5 से 10 लाख पे 20% है, और अब 10 लाख जो है वो 30% है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो सेस लगाया जाएगा वो 4% होगा, और रिबेट का नॉट एप्लीकेबल द रेट ऑफ सरचार्ज बिल, जैसे कि टोटल इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए, 50 लाख के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर 50 लाख से ऊपर है, जैसे कि 50 लाख के अंदर, तो नील है रिबेट, यानी कि 5 लाख नहीं, यहाँ पे जो है 50 लाख की बात हुई थी, ठीक है ना, जो रिबेट की बात करते हैं, यानी कि ये 50 लाख, अप टू 50 लाख होगा।
टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक नील है, और अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% है सरचार्ज। ये यानी कि वो तो रिबेट का हो गया, ठीक है ना, 5 लाख वाला रिबेट का ही होता है, यानी कि ये ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का जो है वो रिबेट 5 लाख तक इनकम वाले बंदे को मिलती है, ठीक है ना। और ये रेट जो दिए गए हैं वो सरचार्ज के लिए दिए गए। सरचार्ज किस पे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि 50 लाख तक अगर उसकी इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, और अबव 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% होगा। ऐसे ही 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इनकम पे 25%, और अबव 5 करोड़ से 37% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो जैसे कि 10,000 तक तो यानी कि ये ओल्ड दे रखा है, ठीक है ना, हम न्यू पढ़ते हैं। अंडर द न्यू इनकम टैक्स रिजिम मेड एप्लीकेबल व्यू बजट 2020 में जो रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बजट में बात की गई थी, सोसाइटी विल हैव ऑप्शन टू चूज रिडक्शन रिड्यूस टैक्स रेट, यानी कि 22% अंडर सेक्शन 115 BA-D एंड सेल नॉट बी अलाउड टू एवल सर्टेन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन डिडक्शन, ठीक है ना। जो हेल्थ एंड टैक्स भी इस पे सेस जो है वो ये भी 4% होगा, और सरचार्ज भी इस पे 12% है अबव होगा, अबव जो कि 1 करोड़ तक पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो व्हाट इज द वेरियस हेड ऑफ। अब जो हेड कौन कौन से होते हैं सैलरी के, जो कि हमने वहाँ पे पढ़ के आए थे, जैसे कि 5 हेड होते हैं। 5 हेड की कैटेगरी में जैसे कि सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस की जो इनकम होगी बिजनेस की, और उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस करने वाले हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।